नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट जिसमें सोलर पैनल लगे होते हैं, वो दिन में स्ट्रीट लाइट बंद रहती है और रात होते ही जैसे ही अंधेरा होता है वो जल जाती है। इसी तरह से आप कैमरे का उपयोग करते होंगे मोबाइल फ़ोन में भी। इसमें भी एक सेंसर लगा होता है जो ये तय करता है कि आप फ़ोटो दिन में खींच रहे हैं या रात के समय में, यानी रोशनी है या नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में आप इस तरह के इफ़ेक्ट देखते होंगे। इस इफ़ेक्ट के पीछे एक ही चीज़ काम करती है और वो है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो आइए आज हम इसी के बारे में जानते हैं और आज के इस लेक्चर के बाद आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं वो डिस्क्राइब कर पाएंगे और ये बता पाएंगे कि आ, जो क्लासिकल थ्योरी है या वेव थ्योरी है वो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं समझा पाई। और इसके बाद हम देखेंगे कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिससे कि आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि सन 1887 में हेनरिच हेड्स ने जब वे अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक डिस्चार्ज ट्यूब पर जब वो काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि जब एक इलेक्ट्रोड के ऊपर जब यूवी लाइट उन्होंने डाली तो उस ट्यूब से बहुत आसानी से जो है एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो ये यहाँ पर एक क्वार्ट्ज ट्यूब है जो वैक्यूम है जिसमें, और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं जो काफ़ी दूरी पर हैं, जिनके में कोई आपस में संपर्क नहीं है, और एक्सटर्नल सर्किट से हम इसमें वोल्टेज लगा सकते हैं जिसमें कि हम धारा भी नाप सकते हैं। तो जब यूवी लाइट इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डाली गई तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और एक्सटर्नल सर्किट में हमको, चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होता है और एक्सटर्नल सर्किट में हमको करंट प्राप्त होती है। तो इस प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहा गया। इसके बाद 1888 से 1902 में विलियम हॉलेक एंड फिलिप लेनॉर्ड ने इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किए और फिर कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने पाए जो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लें कि अब इसकी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हम बेसिकली उसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे। तो कोई भी यूवी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मेटल के ऊपर फॉल होता है जैसे कि जिंक, उसके सरफेस पे जब फॉल होता है तो वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं इसलिए इस प्रभाव को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उनको कहा गया कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखे गए। तो हमने आपको बताया था कि एक जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें हम एक एक्सटर्नल सर्किट में कुछ वोल्टेज लगा सकते हैं और धारा को नाप सकते हैं। तो जो वोल्टेज हमने लगाया है उसको हम एक्स एक्सिस पर अलग अलग वोल्टेज लगा करके अलग अलग धारा नापते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज लिया और वाई एक्सिस पे करंट लिया और हमने ग्राफ प्लॉट किए तो ये हमको ग्राफ मिलते हैं। और ये तीन तरह के जो इसमें आपको लाइंस मिल रही हैं, ये अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट उस पर फॉल करने पर हमको करंट मिल रही है। तो इसको हमने रिकॉर्ड किया I1, I2 और I3। अब इस ग्राफ से यदि हम ऑब्जर्वेशन देखें तो पहला ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि यदि वोल्टेज एक्सटर्नल सर्किट में जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तब भी हमें कुछ ना कुछ फोटो करंट मिल रही है। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं एक्सटर्नल सर्किट में
तो धीरे धीरे धारा जो है या करंट जो है वो सैचुरेट हो जाती है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो तीनों अलग अलग इंटेंसिटी के लिए करंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है वो डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। और इसके अलावा हम एक ऑब्जर्वेशन और देख रहे हैं कि ये सारी की सारी जितनी भी इंटेंसिटीज के लिए है, ये सभी यदि हम इसमें नेगेटिव पोटेंशियल करें, यानी यदि हम एक्सटर्नल सर्किट में रिवर्स कर दें वोल्टेज को और फिर हम लगाएं, तो रिवर्स में वोल्टेज पर एक बिंदु पर आकर के ये करंट जीरो हो जाती है, फोटो करंट, और सभी के लिए चाहे कोई भी इंटेंसिटी हो ये एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये हम कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। आगे जाके हम बताएंगे कि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे ही इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये देखा गया कि जैसे ही हम लाइट इसमें फॉल करते हैं मेटल के ऊपर, वैसे ही तुरंत ही इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं और कोई टाइम लैग इसके बीच में नहीं होता है। और जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं हमारे इंसिडेंट रेडिएशन की, वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ती है या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ जाती है। बट ये उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उस पर डिपेंड नहीं करती। चलिए अब हम अगले ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक मेटल पोटेशियम लिया हुआ है और हम इस पे अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को हम इस पे फॉल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखें कि हमने एक रेड लाइट लिया हुआ है जिसकी जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर है, और ये जब हम फॉल करते हैं इसके ऊपर तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता है, भले ही इसकी इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा हम इसमें रख दें। यदि हम 550 नैनोमीटर या ग्रीन लाइट इसके ऊपर फॉल करते हैं, भले ही इसकी इंटेंसिटी कम हो, लेकिन ये इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इसी तरह से यदि हम 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ या वॉयलेट लाइट यदि इसके ऊपर फॉल करते हैं, तो भी इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। दोनों में अंतर ये है ग्रीन लाइट और वॉयलेट लाइट में कि यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वॉयलेट लाइट में आप देखेंगे एरो हमने ज़्यादा लंबा बनाया है और ग्रीन लाइट में थोड़ा कम बनाया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन की, वो वॉयलेट लाइट के लिए ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी ग्रीन लाइट। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर हमें एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए इंसिडेंट लाइट की, तभी इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के लिए, वो जिस मिनिमम वेवलेंथ जिसकी होगी उसके लिए ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, या फ्रिक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उसके लिए होगी। चलिए अब हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो वेव थ्योरी हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो ये वेव थ्योरी इसको क्यों नहीं समझा पा रही है। तो ऑब्जर्वेशन पहला हमारा क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं emitted from the metal surface for a particular metal only when the incident radiation frequency is greater than some minimum frequency, जिसको हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या दहली आवृत्ति भी कहते हैं। वेव थ्योरी के अनुसार चूंकि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, तो photoelectron should emit from the surface of a metal at any frequency of light if the intensity of light provides a sufficient energy to pull out the electrons। यानी जितना भी यदि उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट यदि सफिशिएंट है, तो भले ही उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होना चाहिए था। बट
ऐसा हमको ऑब्जर्वेशन से नहीं मिलता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जो हमने भी देखा था। वेव थ्योरी को जब अप्लाई करते हैं तो अगेन यहाँ पर ये वही कहता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर एनर्जी भी जो वेव के द्वारा ली जा रही है वो बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ना चाहिए, बट हमको ऐसा प्राप्त नहीं हुआ। और जो एक और ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्ट्रॉन एमिट्स फ्रॉम द मेटल सरफेस एज द लाइट फॉल्स इट विदाउट एनी टाइम लैग। यानी जो लाइट फॉल होती है और तुरंत ही हमको फोटो इलेक्ट्रॉन मिलता है, लेकिन यदि वेव थ्योरी को हम अप्लाई करते हैं तो रेडिएशन किसी भी सरफेस पे फॉल होता है तो वो उस एरिया के जितने भी एटम्स हैं उनको एनर्जी को पास ऑन करने में कुछ समय लगेगा और उसके बाद फिर वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होना चाहिए। तो एक टाइम लैग वेव थ्योरी के हिसाब से होना चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन में नहीं मिला। तो कुल मिलाकर जो वेव थ्योरी है या क्लासिकल थ्योरी है, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ऑब्जर्वेशन है उसको नहीं समझा पाई। इसके बाद आइंस्टीन ने अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया जो कि प्लांक की क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड था। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन, जिसको हम बोलते हैं कि यदि फोटोन है उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है। और आइंस्टीन ने ये माना कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ दिस फोटोन, कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है उतने ज़्यादा फोटोन होंगे और उतनी ही ज़्यादा फिर वहाँ से हमको उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ये आइंस्टीन का मानना था और इसके आधार पर उन्होंने एक अपना एक्सप्लेनेशन दिया। तो आइंस्टीन के द्वारा जो भी फोटोन की एनर्जी है एच न्यू, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, ये दो चीज़ों में खर्च होती है। एक जो एनर्जी का पार्ट है ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में उपयोग होता है, और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, चूंकि फोटो इलेक्ट्रॉन अब बाहर आ गया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च होता है। तो ये दो चीज़ें, जो टोटल एनर्जी है वो हमारी दो चीज़ों में खर्च होती है। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगी उसको वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, या इसको हम सिंबल फाई इज इक्वल टू एच न्यू जीरो से कहते हैं, जहाँ न्यू जीरो एक मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी है। और काइनेटिक एनर्जी सभी लोग जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर से देते हैं, जहाँ एम उस इलेक्ट्रॉन का मास है और वी उसकी वेलोसिटी है। तो यदि हम कंजर्वेशन लॉ लगाएं एनर्जी का, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एच न्यू है, जो इंसिडेंट फोटोन है, ये दो पार्ट में खर्च हो रहा है। एक तो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल सरफेस से, और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो हम काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से ले सकते हैं कि दिस इज एच न्यू माइनस फाई, या एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, क्योंकि फाई को हम एच न्यू जीरो लिख सकते हैं जो कि वर्क फंक्शन है। और ये फेमस आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब जो हमने पहले आपको ये डायग्राम बताया था, इसमें हमने कुछ चीज़ें और जोड़ दी हैं। तो ये जो पोटेशियम का यदि हमने लिया है मेटल, तो इस पे जैसे कि हमने बताया था कि रेड लाइट डालने पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता है, क्योंकि पोटेशियम की जो मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क फंक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, और यहाँ से जो रेड लाइट आ रही है इसकी जो फोटोन की एनर्जी है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट नहीं कर सकता। सिमिलरली जो ग्रीन लाइट है उसका 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है फोटोन, तो ये यहाँ से चूंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा जिस भी लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, वर्क फंक्शन होगा, वो वहाँ मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है। और यहाँ से हम ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी इस एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो से निकाल सकते हैं, जहाँ एच आपका प्लांक कांस्टेंट है और ये फ्रीक्वेंसी हमको पता है, तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। तो और ये डिपेंड नहीं करती इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर, जो हमारा मेन ऑब्जर्वेशन था, तो ये उसको एक्सप्लेन करता है। अब बात करते हैं कि जितने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इसमें इंसिडेंट होंगे, यानी लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावना होगी। तो जितनी ज़्यादा फोटोन उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो हमारा ऑब्जर्वेशन था। तो ये तीनों चीज़ों को हमने, जो ऑब्जर्वेशन थे, जो क्लासिकल थ्योरी से हम नहीं समझा पा रहे थे, उनको हमने क्वांटम थ्योरी की सहायता से एक्सप्लेन किया है, जो आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्टेड मेटल्स के वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हैं। तो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस वेवलेंथ का लाइट या किस फ्रीक्वेंसी का लाइट हम इस पर फॉल करें तो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम थ्योरी ने सक्सेसफुली फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट को समझाया, या हम ये कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरीफाइज द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, क्योंकि जो लाइट का नेचर है वो क्वांटम नेचर हो गया। और सन 1921 में आइंस्टीन को इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। आइए अब हम देख लेते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। कुछ एप्लीकेशंस हमने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। इसका उपयोग जहाँ भी लाइट को सेंस करने के लिए या लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना हो, वहाँ कर सकते हैं। जैसे हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं, उसमें भी एक सेंसर लगा होता है और वो डिसाइड करता है कि यदि लाइट ज़्यादा है, डे लाइट है, तो फ्लैश को उपयोग करना है या नहीं करना है, या लाइट कम है तो फ्लैश को उपयोग करना है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज़ करते हैं। आपने फिल्म देखते होंगे, पुराने ज़माने में जो डिजिटल नहीं था, एक स्ट्रिप के ऊपर आप देखते होंगे, एक फिल्म के ऊपर वीडियो भी रिकॉर्ड होता था और ऑडियो भी रिकॉर्ड होता था। तो ये ऑडियो यदि लाइट के थ्रू ऑप्टिकली रिकॉर्ड किया है, तो फिर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उपयोग करके इसको वापस रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। फोटो कंडक्टिविटी ऑफ नॉन मेटेलिक सॉलिड्स हैं, उसका भी मेजरमेंट इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम कर सकते हैं। आपने सोलर पैनल्स देखे होंगे, ये सोलर पैनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही उपयोग करके जो हमारी लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फोटोकॉपियर आपने देखा होगा, टेलीविज़न आप लोगों ने देखा है, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट का जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि स्ट्रीट लाइट में ये सोलर पैनल्स लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं, और ये सेंसर्स जैसे ही अंधेरा होता है तो ये सेंस कर लेते हैं कि अंधेरा होने वाला है और वो स्ट्रीट लाइट को ऑन कर देते हैं, और जब उजाला हो जाता है इसी तरह से तो ये उसको ऑफ भी कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली काम होता है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अब इस लेक्चर के बाद आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप जो भी डिवाइस यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसमें कहाँ कहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग होता है। तो आज हमने क्या क्या चर्चा की लेक्चर में, जान लेते हैं।
आज हमने जाना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, और वेव थ्योरी क्यों इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये भी हमने आज देखा। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन द्वारा क्वांटम थ्योरी का उपयोग करके इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया गया। आशा है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये कुछ, यदि आप और वीडियोस इसके बारे में देखना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो NPTEL का एक कोर्स है, उसमें वीक 12 से लेक्चर वीक 12 में लेक्चर 56 और 57 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को के वीडियोस हैं, आप उसको देख के और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। यदि आप इसको कुछ अपनी तरफ से ट्राई करना चाहते हैं तो VLab वर्चुअल लैब में ये एक लिंक दिया है, इस लिंक में आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलग अलग फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को उपयोग करके देख सकते हैं कि इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या नहीं होगा। ये कुछ रेफरेंस लिंक्स हैं, इसको आप भी यूज कर सकते हैं। अब समय हो गया है कि आप अपना जो भी आपने यहाँ अभी लर्न किया है उसका सेल्फ असेसमेंट करें। तो आइए, पहला प्रश्न है, हु फर्स्ट ऑब्जर्व द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 10 सेकेंड आपके पास घड़ी शुरू हो गई है। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, हेनरिच हर्ट्ज। दूसरा प्रश्न है, आपके पास एक मेटल है सोडियम, आयरन एंड मॉलिब्डेनम, और उनके वर्क फंक्शन इस तरह से हैं कि सोडियम का 2.5 है, आयरन का 3.9 है और मॉलिब्डेनम का 4.2 है। इनमें से कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा यदि हम इसमें 400 नैनोमीटर की लाइट को फॉल करें? ऑप्शंस, सोडियम, आयरन, मॉलिब्डेनम, सोडियम एंड आयरन बोथ। बिल्कुल सही पहचाना आपने, सोडियम सही होगा, क्योंकि सोडियम का जो 400 नैनोमीटर को यदि आप कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से सोडियम से ही लाइट निकलेगा, क्योंकि 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आएगा और 3.9 और 4.2 से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। अगला प्रश्न है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यस या नो? बिल्कुल सही पहचाना, ये गलत है। अगला प्रश्न है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट विदाउट टाइम लैग एज द लाइट फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, सही या गलत? बिल्कुल सही। लास्ट प्रश्न है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, सही या गलत? आपने सही पहचाना, इसका आंसर सही। सो आज के लिए हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।